बात रफेल की। फ्रांस से 114 नए रफेल लड़ाकू विमान भारत आएंगे। इस डील के बारे में सुनकर इस्लामाबाद में हड़कंप है। आसिम मुनीर के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें भारत के लिए आसमान से लेकर समंदर तक का शौर्य है। कुछ दिन पहले पूरे देश में यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर खूब चर्चा हुई। इसके ठीक 6 दिन बाद अमेरिका से टैरिफ डील को लेकर भी खूब बातें हुई, जिसे फादर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया। लेकिन अब भारत ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बन सकता है। 18 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। उससे पहले यह खबर है कि डिफेंस सेक्टर में भारत के सारे डायनामिक्स बदल सकते हैं। भारत अब अपने आसमानी तरकश में उन 2 महायोद्धाओं को शामिल करने जा रही है। भारतीय सेना, जिसके बाद दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, कोई हिमाकत करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इसमें सबसे बड़ा है रफेल। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि वो वॉर मशीन है जिसने हवा से हवा में हमला, हवा से जमीन पर सटीक प्रहार, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता, स्टेल्थ यानी छिपने वाले फीचर्स और आधुनिक रेडार, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर है। और दूसरा है P-8I विमान, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत रखता है। दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 3,60,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें फ्रांस से 114 रफेल फाइटर जेट और अमेरिका से 6 P-8I विमानों की खरीद शामिल है। फ्रांस से रफेल के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि P-8I विमानों के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कई और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है। रफेल वायुसेना की नई ताकत बनकर उभरा है, जबकि P-8I समंदर में भारत की आंख और कान साबित होगा। रफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवाया, जबकि P-8I विमान दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा। रफेल से भारत को दुश्मन के खिलाफ एयर डिफेंस और एयर डोमिनेंस मिलेगा, जबकि चीन के पास तो P-8I जैसा कोई टूही विमान है ही नहीं। आखिर कैसे रफेल दुश्मन पर काल बनकर टूटेगा, फिक्र की इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज से 9 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर काल बनकर टूटे, तब राफेल ने भी अपने जौहर दिखाए। राफेल ने न सिर्फ पाकिस्तान में बारूद बरसाया, बल्कि चीन की PL-15 मिसाइलों को भी हवा में ही मार गिराया। अभी भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं और अगर फ्रांस से 114 राफेल की डील हो गई तो भारत के पास कुल 150 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। इससे आप दुश्मन के डर का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। भारत कुछ दिनों में फ्रांस से 18 राफेल खरीद सकता है, जबकि 96 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें 88 राफेल सिंगल सीटर जबकि 26 विमान ट्विन सीटर होंगे। राफेल फाइटर जेट की खासियत क्या है, ये भी देख लीजिए। राफेल की टॉप स्पीड 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर। इसमें 9,500 किलो के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एक राफेल का अधिकतम वजन 24,500 किलो तक होता है। ये 40 टारगेट ट्रैक करने के अलावा 8 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। इन्हीं खूबियों की वजह से राफेल को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो कहा गया। Rafale definitely was a hero amongst other heroes during Op Sindoor. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft. Whether that is going to be Rafale or any other presently under deliberation.
अब अगर भारत की फ्रांस से 114 राफेल की डील हो गई तो क्या होगा? सीमाओं पर हर समय मजबूत एयर डोमिनेंस। 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के लिए भारत पूरी तरह तैयार होगा। लंबी दूरी तक सटीक और तेज हमला, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की शक्ति। सोचिए, जब भारतीय वायुसेना के पास पहले से सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000 और राफेल मौजूद, अब अगर 114 और राफेल शामिल हो गए तो भारतीय एयरफोर्स कितनी घातक हो जाएगी, ये सोचकर ही दुश्मन थर्रा जाएगा। और अब ग्लोबल फिक्र ईरान अमेरिका तनाव की, जिसमें अब इजराइल की वैक्यूम बॉम्ब वाली एंट्री दुनिया को डरा रही है। क्या है इजराइल का यह प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब, जिसके शॉक वेव में गाजा में हजारों लोग भाप बनकर गायब हो गए थे, जो आज तक नहीं मिले? और क्या इसी बॉम्ब से इजराइल अब ईरान के चुनिंदा ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है? ईरान को लेकर यह आशंका और गाजा की वो भयानक रिपोर्ट, दोनों पर फिक्र की फाइल खोलेंगे। लेकिन पहले ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग की इनसाइड स्टोरी, जिसके बारे में तेहरान में एक अजीब सी दहशत है। व्हाइट हाउस में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। पहले तय हुआ था कि यह बैठक सिर्फ 60 मिनट चलेगी, लेकिन ईरान के मुद्दे पर दोनों लीडर्स में बात होती ही चली गई। कहा जा रहा है कि अंत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नेतन्याहू व्हाइट हाउस से चुपचाप निकल गए और बैठक के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को जारी रखेगा, ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की कोशिशें जारी रहेंगी। आगे देखते हैं ईरान अमेरिका बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। ट्रंप के इस बयान से ईरान खुश नहीं है, बल्कि अब और सतर्क है। ईरान को लगता है कि अमेरिका कूटनीति का कार्ड चलकर धोखा दे सकता है। पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ मिलकर हमले की योजना बना चुका है। इसीलिए खामेनेई के करीबी सहयोगी सनाई राद ने अमेरिका इजराइल दोनों को वार्निंग दी। कहा कि बातचीत के बीच युद्ध के लिए ईरान तैयार है। ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मनों को कभी ना भूलने वाला जवाब मिलेगा। ईरान के जवाब के बाद रीजनल वॉर होगा, अमेरिका उसे रोक नहीं पाएगा। ईरान को क्यों लगता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उससे छल कर सकते हैं? इसे आप अमेरिका और इजराइल दोनों की सैन्य तैयारियों से समझ सकते हैं। इजराइल ईरान पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा है। दक्षिणी इजराइल के इलात में बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया है। इजराइल में सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल की गई है। रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज की जा रही है। और इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ की सभी एयर डिफेंस बैटरीज एक्टिव हैं। जून में 12 दिनों की जंग की तरह इजराइल की सेना फिर से तैयार है। और उधर अमेरिका ने एक और जंगी बेड़ा फारस की खाड़ी की तरफ भेजने का फैसला किया। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्जीनिया से निकालकर अरब सागर भेजा गया है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भी रवाना किया गया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हाई अलर्ट में पहले ही है और यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां अरब सागर में मौजूदगी पहले ही दर्ज करा रहा है। ईरान को इन्हीं वजहों से लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की असल मंशा कुछ और है। ट्रंप ईरान को ठीक वैसे ही धोखा दे रहे हैं जैसे पिछले वर्ष जून के महीने में दिया। उन्होंने तब भी भरोसा दिलाया था कि ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन रात में अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को दहला दिया था। उस हमले के पहले भी नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन गए थे। नेतन्याहू ने इस बार भी ट्रंप से वहां मुलाकात की है, सीक्रेट बात की है। इसी बीच गाजा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे तेहरान में डर का मीटर तेज है। गाजा पर नई रिपोर्ट यह है कि वहां इजराइल ने प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। उस वैक्यूम बॉम्ब के हमले से गाजा में तापमान 3500 डिग्री 3500 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बॉम्ब में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, और इसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनी लोग भाप बनकर गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। इजराइल के उस विनाशक बॉम्ब और हमले पर यह रिपोर्ट। पूरी दुनिया में प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब से हमले का यह प्रतीकात्मक वीडियो है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल ने ऐसे ही घातक वैक्यूम बमों से गाजा को दहलाया था। अब ऐसी आशंका है कि इजराइल ऐसे ही किसी बॉम्ब से तेहरान में भी तबाही ला सकता है। क्या होता है ये वैक्यूम बम जिससे ईरान डरा हुआ है? तो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी की नई और फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट है कि इजराइल ने हमास से सबक सिखाने के लिए इस वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल गाजा पट्टी में किया था। उस समय धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन हमलों में मारे गए कई लोगों के शव आज तक नहीं मिले। 2842 फिलिस्तीनियों को दफनाने के लिए उनके शरीर का एक भी हिस्सा अब तक नहीं मिला।
गाजा में उन हमलों के बाद से 3500 से ज्यादा लोग आज भी लापता हैं। वैक्यूम बम है। ये वैक्यूम बम में एक दरअसल में केमिकल होता है जो बहुत तेज गति से आग पकड़ता है और उसमें आग काफी देर तक बुझे ही ना, वेपोराइज हो जाए सब लोग, इसलिए उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम के पाउडर मिलाए जाते हैं। इजराइल ने गाजा में इसका इस्तेमाल किया था तो करीब 3000 पैलेस्टीनियन वॉश आउट हो गए थे या भाप बन गए थे। वैक्यूम बम को थर्मल या थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। हमले के दौरान इनके काम करने के 2 स्टेज होते हैं। पहला, हवा में ईंधन जैसा बारीक एरोसोल बादल फैलता है। दूसरे चरण में आग लगती है। इसके बाद तेज विस्फोट होता है। बंद जगहों में ज्यादा घातक असर होता है। कुछ सेकंड में ही इंसानी शरीर भाप बन जाता है। इजराइल के पास ऐसे 3 तरह के वैक्यूम बम बताए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल क्या ईरान के विरुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करना चाहता है। ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह करना चाहता है। नतांज, इस्फहान, फोर्दो जैसे ईरान के परमाणु प्लांट दोबारा से इजराइल के प्राइम टारगेट पर हैं। खबरें ये भी हैं कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट भी निशाने पर है। रूस ने इसीलिए वहां से अपने इंजीनियरों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करने की, यूरेनियम को एनरिचमेंट खत्म करने की बात कह रहा है, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि वो अपनी मिसाइलों को, जिनसे इजराइल को खतरा है, उनको खत्म करने के लिए और 300 किलोमीटर से ज्यादा न बनाने के लिए जोर दे रहा है। बहुत मुमकिन है कि जब उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आ जाए तो वो नॉन न्यूक्लियर यही वैक्यूम बम जो उसने गाजा में इस्तेमाल किया कर सकता है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका तनाव में इजराइल की वैक्यूम बम वाली एंट्री भयानक हो सकती है। इसके परिणाम से दुनिया दहल सकती है। और हमारी अगली खबर भी ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली है। सवाल यह है कि क्या रूस और अमेरिका अब सीधे सीधे भिड़ने वाले हैं? आखिर क्यों तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? पिछले दिनों आपने ग्रीनलैंड की चर्चा खूब सुनी होगी। डेनमार्क के अधीन इस इलाके को डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। अब इसी ग्रीनलैंड पर तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है, जिसमें एक तरफ है मॉस्को तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के लिए धमकी आई है रूस से। वो रूस जो कल तक ग्रीनलैंड पर ट्रंप के साथ खड़ा था, अब उसने यू टर्न ले लिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस की संसद से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड का सैन्यीकरण होता है और वहां रूस को टारगेट करने वाली सैन्य क्षमताएं विकसित होती हैं तो हम उचित जवाब देंगे। हमारा मानना है कि आर्कटिक शांति और सहयोग का क्षेत्र बना रहना चाहिए। लावरोव के मुताबिक आर्कटिक द्वीप का भविष्य अमेरिका और डेनमार्क के बीच का मामला है, लेकिन क्रेमलिन इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों का सैन्य विस्तार बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल है कि कल तक रूस अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ था तो आज उसे परेशानी क्यों हो रही है? इसका जवाब हम आपको एक मैप के जरिए देते हैं। समंदर से घिरा ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है। यहां ग्रीनलैंड की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। क्यों ग्रीनलैंड पर कल तक अमेरिका के लिए रजामंदी दिखाने वाला रशिया अचानक अब अलग मिजाज में है? यहां ग्रीनलैंड के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि आर्कटिक में जहां तक ग्रीनलैंड की सीमा है वो क्षेत्र रूस के बेहद करीब है। रशिया यहां आपको दिखाई दे रहा है। यहां जब आप देखेंगे मैप में डिनोटेड ये जगह और साथ में देखेंगे आप इसकी प्रॉक्सिमिटी ग्रीनलैंड से, तो ये बात समझ में आ जाएगी। ग्रीनलैंड की यही भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सामरिक शक्ति बढ़ा सकती है। वैसे अमेरिका ने ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस पहले से बना रखा है, जो रूस की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल की चेतावनी देने वाले रेडार सिस्टम का केंद्र है। अमेरिका यहां से रूसी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में जाने से भी रोक सकता है। अब यही डर मॉस्को को सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर अमेरिका का मजबूत बेस यहां बन गया तो रूस सुरक्षित कैसे रहेगा। ऐसी धमकियों का जवाब अमेरिका के पास भी तैयार है। अमेरिकी फोर्स ने कह दिया है कि वो अपनी मिसाइलों और घातक बॉम्बर्स को पहले से ज्यादा विध्वंसक बनाएंगे। वो अगर ये पूरे मामले को आप देखें तो दो सुपर पावर के बीच इसी तनातनी से तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल मिलने लगा है। पांच फरवरी 2026 वो तारीख जब रूस और अमेरिका के बीच की 2010 में हुई परमाणु संधि टूट गई। वही समझौता जिससे बंधे होने के चलते दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को बहुत सीमित रखा, लेकिन अब ना कोई बंदिश है, ना कोई लगाम और ना ही कोई भरोसा।
ये वो संधि थी जिसने शीत युद्ध के दौर में भी परमाणु हथियारों को कंट्रोल में रखा, लेकिन इसके टूट जाने से रूस और अमेरिका के बंधन खुल गए। अब परमाणु हथियारों की रेस आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है और इस विस्फोटक संकेत की झलक पश्चिमी मीडिया में दिख रही है। रूस की धमकी तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देने जैसी है, तो अमेरिका अपनी मिसाइलों और बॉम्बर्स की परमाणु शक्ति की रेंज बढ़ाकर और विध्वंसक बनाने की तैयारी में। अमेरिका जिन दो हथियारों को सुपर शक्तिशाली बनाने वाला है, उनमें एक है B-52 बॉम्बर और दूसरा मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों वेपन पहले से परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो उसकी न्यूक्लियर पावर और बढ़ाएगा, यानी रूस से संधि टूटने के बाद वो अंधाधुंध परमाणु विस्तार का रेड सिग्नल दे रहा है। मिनटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है, जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक वो मिनटमैन 3 में एक से ज्यादा परमाणु वॉरहेड फिट करने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये संख्या कितनी होगी ये आगे पता चलेगा। रूस से आर्म्स कंट्रोल संधि के चलते अब तक इसमें एक ही वॉरहेड लगाया जाता रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यह सिलसिला टूट जाएगा। अमेरिका के पास जमीन से लॉन्च होने वाली 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं, जो 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। ग्रीनलैंड से रूस की दूरी 5,000 किलोमीटर है, यानी मिनटमैन 3 के जरिए यूएस मॉस्को में आसानी से कहर बरपा सकता है। यह मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि 1 मिनट में फायर होने के लिए तैयार हो जाती है। मिनटमैन 3 MIRV भी ले जाने में सक्षम है, जो कि एक इसको बहुत खतरनाक बना देता है। आज हम हिरोशिमा नागासाकी को याद करते हैं, तो उसके हिसाब से तो इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। उससे बड़े बम और 3 बम एक साथ, ही शॉक इफेक्ट मिलता है उस इलाके को, और मेरे ख्याल से दूसरा देश सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका ने मिनटमैन के अलावा अपनी B-52 यूनिट को भी घातक बनाने को ठान लिया है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक वो B-52 की पूरी फ्लीट को न्यूक्लियर शक्ति से लैस करेगा। अभी वायुसेना के पास कुल 76 B-52 हैं, जिनमें 30 ही ऐसी ताकत से लैस है। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स ऐसा तभी करेगी जब उससे कहा जाएगा। अमेरिकी बम वर्षक B-52 ने पहली बार 1952 में उड़ान भरी थी। इसके बाद 1955 से वो वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर 8 जेट इंजन से लैस है। इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई 50,000 फीट तक है। सबसोनिक स्पीड से ये बॉम्बर 70,000 पाउंड तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें 8 AGM-84 हार्पून मिसाइल और 4 AGM-142 रैप्टर मिसाइल भी लगी है। अमेरिका की इन्हीं परमाणु तैयारियों को देखते हुए रूस को डर है कि अगर वो ग्रीनलैंड में जम गया तो मॉस्को के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आज चुनाव हुए। कुछ एक जगहों पर हिंसा की खबरें भी आईं, लेकिन बाकी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के बीच के हैं। मतदान के बाद काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कल दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी सत्ता होगी। वैसे यहां मुख्य मुकाबला 2 चेहरों के बीच में। एक तरफ तारिक रहमान, जिन्होंने नए बांग्लादेश के निर्माण का वादा किया है, वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान हैं, जो शरिया सरकार वाला सपना दिखा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सत्ता में जो भी आए, क्या वो अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों का ध्यान रखेगा? क्योंकि पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। पांच अगस्त 2024, ढाका, बांग्लादेश। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं उतरी, बल्कि एक ऐसा कट्टरवाद भी उतरा जिसने सबसे पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया। जो मुल्क मजहबी नारों की गूंज और फौजी बूटों की धमक से दूर रहता था, वहां इन नारों की आड़ में हिंदुओं की हत्या का दौर शुरू हो गया। शांति के नोबेल से निकलकर सत्ता तक पहुंचे यूनुस से उम्मीद थी कि वो इस अत्याचार को बंद करवाएंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत शांति ने इन हत्याओं को नरसंहार में बदल दिया। 11 फरवरी 2026, ढाका, बांग्लादेश। वक्त बदला,
तारीख बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो है हिंदुओं का नरसंहार। शेख हसीना के तख्तापलट के करीब 1.5 साल बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर। 11 फरवरी 2026 बांग्लादेश के चंपारा इलाके में 28 साल के रतन साहूकार का शव मिला। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। 10 फरवरी 2026 62 वर्ष के कारोबारी सुषेन चंद्र सरकार की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। 23 जनवरी 2026 नरसिंदी जिले में चंचल चंद्र भौमिक नाम के हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार डाला गया। 17 जनवरी 2026 बांग्लादेश के गाजीपुर में लिटन घोष नाम के हिंदू कारोबारी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उतना लंबा बांग्लादेश का इतिहास नहीं है जितनी लंबी पिछले 1.5 साल में मारे गए हिंदुओं की लिस्ट है। इसमें दीपू दास और अमृत मंडल जैसे न जाने कितने ऐसे हिंदू युवक हैं जो मजहबी नफरत की भेंट चढ़ गए। अब सवाल है कि क्या चुनाव के बाद हालात बदल जाएंगे? क्या बांग्लादेश की नई सरकार वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी? जवाब सरल लेकिन चिंताजनक, जिसे जानने के लिए आपको बांग्लादेश का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। इस बार शेख हसीना की पार्टी प्रतिबंध लगने की वजह से बांग्लादेश का आम चुनाव नहीं लड़ पाई, लिहाजा मुख्य मुकाबला पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथ में है, जबकि शफीकुर रहमान ने जमात इस्लामी की डोर संभाली हुई है। अब चिंता की बात यह है कि दोनों पार्टियां कट्टरवाद की विचारधारा को मानती हैं और इन दोनों में से ही कोई एक पार्टी बांग्लादेश की सत्ता में आएगी। यानी चाहे बीएनपी आए या जमात, बांग्लादेश में कट्टरवाद की पैदावार तेजी से बढ़नी तय है। और इसका मतलब है कि कट्टरवादी ताकतें अगर सत्ता संभालेंगी तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होना तय है। पिछले 1.5 वर्षों की घटनाएं इस बात की गवाह हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बांग्लादेश में 2184 छोटी बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई और इसमें हिंसा की ज्यादातर घटनाएं शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ही दर्ज की गईं। 2025 में 522 सांप्रदायिक हमले हुए और इसमें 61 लोगों की मौत हुई। 95 धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, लूट और आगजनी हुई। जनवरी 2026 में 42 सांप्रदायिक हमले हुए, 11 लोगों की मौत हुई। और अब बांग्लादेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई ऐसी सरकार आए जो इस तरह की हिंसा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बंद करे। बांग्लादेश की राजनीति और वहां की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए जनता ने वोट तो डाल दिया है, लेकिन क्या आने वाली सरकार विकास को प्राथमिकता देगी या फिर कट्टरवाद उसकी प्रायोरिटी में होगा? और असल में राजनीति किधर जाने वाली है, ये नतीजों के बाद ही तय होगा। अब बात वंदे मातरम वाले उस विवाद की जिस पर 2 दिन से राजनीतिक शोले भड़क रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की जिसे अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। पहले इसमें बंगाल चुनाव का वोट वाला एजेंडा बताया गया और आज इस पर मजहबी जंग शुरू हो गई। यह शुरुआत जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक पोस्ट से हुई। इसके बाद इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद गया, यानी आज वंदे मातरम में मजहबी एक्सटेंशन भी हो गया। सुबह 11:50 पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें सरकार के लिए चेतावनी थी। उन्होंने फैसले को पक्षपातपूर्ण और जबरदस्ती थोपने वाला बताया। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने आखिर में लिखा, याद रखिए मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। मौलाना मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उनका पोस्ट आने के बाद बोर्ड ने भी एक पन्ने का बयान जारी किया। यह लिखा गया कि वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य करना असंवैधानिक और अस्वीकार्य है। सरकार को अधिसूचना वापस लेनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह गीत बंगाल के संदर्भ में लिखा गया था। इसमें दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा और श्रद्धा का उल्लेख है। एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। इस्लाम किसी प्रकार से ईश्वर के साथ किसी को साझेदार ठहराने की अनुमति नहीं देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दी है कि अगर यह नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कल रात 9:45 पर AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई ने भी पोस्ट करके वंदे मातरम का विरोध जताया।
उन्होंने लिखा कि हमारी गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तब भी हम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम पर जारी मजहबी फाइट को आप इन बयानों में भी महसूस कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया। आप छुरी भी रख देंगे तब भी हम यहाँ से इसको जबरदस्ती नहीं गाएंगे। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मजहबी इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मजहब है और उसमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कतअन मना है। सरकार को मुझे लगता है कि इसे अनिवार्य करने से पहले पुनर्विचार करना चाहिए था और एक दफा फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल पहले से भी वंदे मातरम के प्रति सबका सम्मान रहा है और वंदे मातरम को निश्चित तौर से हमारे देश के अंदर हर स्थान पर पहले से गाया जाता रहा है। कोई नई परंपरा नहीं है। सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है और अपनी वाहवाही। इस देश में थोपा नहीं जा सकता कुछ। संविधान में ये अधिकार किसी को नहीं दिया है किसी को थोपिए। आप वंदना करिए, सजदा करिए। दूसरा वंदना और सजदा नहीं कर सकता तो उसको आप थोप नहीं सकते। और अब फिक्र चुनावी राज्य असम में उस सियासत की जिसके केंद्र में सीएम हिमंता का एक विवादित वीडियो है। उस वीडियो पर बीते 4 दिन से सियासी हंगामा जारी है। असम में मजहबी शोले अब तक भड़क रहे हैं। अब विपक्ष मुख्यमंत्री पर जुबानी फायरिंग कर रहा है और इस सूची में AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल की एंट्री भी हो चुकी है। उन्होंने सीएम पर भड़कते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम हिमंता को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। असल में बदरुद्दीन अजमल ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका के बाद दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। ये याचिका लेफ्ट नेताओं की तरफ से दी गई जिसमें उसी वीडियो को आधार बनाकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका स्वीकार होने से उसके बाद असम की सियासत में राजनीतिक आग और भड़क गई। बदरुद्दीन अजमल ने कोर्ट से मांग की है कि हिमंता के शूटिंग वीडियो पर कड़ाई से एक्शन लिया जाए, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं है। पिछले 6 महीनों से लगातार समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती भाषण दे रहे हैं। अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर उनका बंदूक ताने हुए वीडियो भी इसी नफरत को बयान कर रहा है। उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और फौरन जेल भेज देना चाहिए। हिमंता के जिस वीडियो को लेकर ये तलवारें खिंची हैं उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। असम बीजेपी ने कुछ दिन पहले एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई जैसे दिखने वाले 2 व्यक्ति दिखाए गए थे। इसमें दिखाया गया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा पॉइंट ब्लैंक यानी बहुत करीब से निशाना लगा रहे थे और उनके टारगेट पर गौरव गोगोई की तरह दिखने वाला एक शख्स था जिसने जालीदार टोपी पहनी हुई थी। इस वीडियो का विरोध हुआ तो असम बीजेपी ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने वीडियो को भड़काऊ बताते हुए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उधर ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हल्ला मचने के बाद बीजेपी ने अब एक और एक्शन लिया है। असम में सोशल मीडिया को कन्वीनर को पार्टी से निकाल दिया है और इस पूरे विवाद पर एक न्यूज रील हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि मामला और स्पष्ट हो जाए। Whenever I have gone to Bangladesh, I always post photograph. Why? What to hide? I went to Shah Jalal Dargah. I post photograph there. I used to go to Ajmer Dargah. I used to put photographs. I used to go to Nizamuddin Dargah. And today also, I have nothing against Sufism. I have gone to Ajanpi Dargah. So what is wrong in that? That means Congress is saying that BJP should not have any relationship with Muslim intellectual. मेरी पार्टी का डिमांड ये है जिस तरीके से हेट स्पीच 6 महीने से लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ दे रहे और अभी 2 दिन पहले दिखाया हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों के ऊपर उनके ऊपर बंदूक तान के निशाना मार रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें इलेक्शन सामने है, इसलिए उनको इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते
और उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए और बिहाइंड द बार उनको पहुंचाना चाहिए, ताकि उनका भी अक्ल ठिकाने आए। उन्होंने शपथ दिया है, वो शपथ के भी खिलाफ है, इसलिए गवर्नमेंट के, इंडिया के गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सारा काम कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी पे रहने के लायक एक दिन के लिए भी नहीं है। और हमारी अगली खबर के केंद्र में हैं राहुल गांधी। सदन में दिए उनके भाषण पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था और पीएम मोदी, कारोबारी गौतम अडानी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम लिया था, जिसके खिलाफ सत्ता पक्ष ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का ऐलान किया था। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया और उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की। लेकिन यहां बीजेपी की रणनीति में एक पेच भी है। बीजेपी ने तय किया है कि वो राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इसके बजाय बीजेपी के चीफ विप संजय जायसवाल ने स्पीकर को औपचारिक नोटिस देकर मांग की है कि राहुल के भाषण के कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी किसी प्रस्ताव से नहीं डरते, फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन सच बोलेंगे। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। They tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. ये बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। ट्रेड डील जो हुई है, जो सरकार नतमस्तक हुई है यूएसए के आगे, इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी, लेकिन प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है। उन्होंने किसी को उकसाया नहीं है, वो चुपचाप थी, आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे बड़े पते की, जो कल से हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। आजादी के बाद से जिस एड्रेस से देश की सरकारें चली, कल वो इतिहास बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का नया पता अब सेवा तीर्थ होगा। पीएम मोदी कल यानी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। कल दिन में करीब 1:30 बजे वो अपने ऑफिस सेवा तीर्थ का अनावरण करेंगे। इसके बाद कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के दफ्तर हैं, जबकि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। सेवा तीर्थ का मतलब है सेवा का स्थान। पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। ये नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में स्थित है। सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक के लिए एक अलग हॉल तैयार किया गया है। उसी के साथ नया प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जा रहा है ताकि मूवमेंट में आसानी हो और लोगों को कम से कम परेशानी हो। नया प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास दोनों ही नए संसद भवन के बेहद नजदीक हैं। दशकों से केंद्र सरकार के कई प्रमुख कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थित पुराने और बिखरे हुए भवनों से संचालित होते रहे हैं, जिससे कई चुनौतियां भी सामने आती रही हैं। वैसे कल होने जा रही कैबिनेट बैठक भी खास है। ये बैठक कल शाम को 4 बजे साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। सोचिए, 15 अगस्त 1947 को जिस साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की थी, ठीक 80 साल बाद कल उसी कमरे में प्रधानमंत्री मोदी आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये एक सांकेतिक बैठक होगी जो एक तरह से पिछले कई दशकों से साउथ ब्लॉक से काम कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय के नए पते पर शिफ्ट होने से पहले की जाएगी। इस बड़े बदलाव पर आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। इस वक्त मैं रायसेना हिल्स पे मौजूद हूं और हमारे ठीक एक तरफ साउथ ब्लॉक है, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ प्रेसिडेंट हाउस है
और उसके ठीक सामने में प्रधानमंत्री कार्यालय है। वो जगह जहां पे कि भारत की सबसे पहली कैबिनेट की बैठक हुई, वो जगह जहां पे कि कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय हुए, लेकिन अब ये जगह इतिहास में तब्दील होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और नए इतिहास में नए बिल्डिंग बन रहे हैं और उन सभी बिल्डिंगों में जो दफ्तर हैं वो सारे दफ्तर शिफ्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे दफ्तर हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक प्रधानमंत्री कार्यालय था जो अब तक था, वो भी अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहा है। ये भविष्य, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से भी लैस हो, ये पहले से ज्यादा सुरक्षित भी हो और साथ ही काम की सारी सुविधा हो और पहले की जो समस्याएं हो न रहें। क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप मंत्रालयों में जा रहे थे या पार्लियामेंट में भी जा रहे थे तो उसमें कितना मांग तो पहले से थी, तो उन्होंने एक बदलाव किया है, साहसी फैसला है ये। और अब आपको सुप्रीम कोर्ट का एक अपडेट देता हूं जिसे सुनकर ब्राह्मण समुदाय के लोग बहुत खुश होंगे। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक फिल्म के नाम पर गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। आक्रोश की वजह थी नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित। ये टाइटल ब्राह्मण समुदाय को इतना चुभा कि मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। इस पर फिल्मकारों को आज फटकार भी पड़ी। अदालत ने चेतावनी दी कि जब तक वो नया टाइटल नहीं बताएंगे तब तक फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से ये तो साफ हो गया कि फिल्म का नाम कुछ भी होगा लेकिन घूसखोर पंडित तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे की वजह छिपी है सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में। अदालत ने फटकार लगाते हुए फिल्म मेकर से पूछा, ऐसे टाइटल से समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम किया जा रहा है? फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। बोलने की आजादी का मतलब नीचा दिखाने का लाइसेंस मिल जाना नहीं है और समाज के किसी वर्ग को इस तरह से अपमानित करना बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने फिल्म मेकर से कहा कि समाज में पहले से दरारें हैं, आप इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिल्म का बदला हुआ नाम बताएं, तभी फिल्म रिलीज होने देंगे। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म निर्माता नीरज पांडे को नोटिस जारी करके पूछा वो फिल्म का नाम बदलकर नया नाम क्या रखेंगे। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होने वाली है। इस विवाद की शुरुआत 3 फरवरी को हुई थी। उसी दिन फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। जैसे ही टीजर आया, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। ब्राह्मण संगठनों ने इसे अपने समुदाय के खिलाफ बताया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में FIR तक हुई। और ये न्यूज रील आपको बता देगी कि एंटायरिटी में हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से कहा है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और हर संप्रदाय और धर्म में अलग अलग पूजा और पद्धति का विधान है जी। तो ऐसे में किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो नाम रखा गया था वो बहुत डेफिमेटरी है और इसको बदलने की जरूरत थी। और जब स्टेटमेंट दिया गया तो उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया गया और आज जो याचिका है उसको डिस्पोजल कर दिया गया। टाइटल इतना डेरोगेटरी कैसे हो सकता है? इतना आस्था को चोट पहुंचाने वाला कैसे हो सकता है? जो लोग इस तरह किसी जाति विशेष को या जातीय उन्माद पैदा करने की या जातीय भेदभाव करने की या जाति को छोटा दिखाने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी समाज के ऊपर जा रहा है ऐसा लगता है तो ये घुसखोरी जो करने वाले है वो भी कोई जात पात से नहीं होता है। गुनहगार जो होता है ना उसकी जात नहीं होती। जो भी फिल्म बने वह किसी भी कतिपय समाज को लेकर के विभक्त ना करें, लज्जित ना करें, साफ सुथरी फिल्म बने। कृत्य करने वाले ये जो लोग भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जो भी लोग हैं इनको सजा देनी चाहिए ताकि ये नजीर बने कि आने वाले टाइम पे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने वाला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता इस तरह के कार्य न करे। और फिक्र में अब बात उस बगावत की जिसकी आग बलूचिस्तान के पहाड़ों से निकलकर अब पाकिस्तान के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल तक कहा जाता है, वहां पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात हो गई। हैरानी की बात यह है कि जब बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल मंच से पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे थे तो उनके ठीक बगल में शहबाज सरकार के खास सिपहसालार राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे। सरकार का नुमाइंदा पास बैठा रहा और मेंगल ने लाहौर के सीने पर खड़े होकर कह दिया कि अब वक्त आ गया है, हमें अलग कर दो। यह पाकिस्तान की बेबसी की सबसे बड़ी तस्वीर है। सुना आपने, एक पूर्व मुख्यमंत्री का खुलेआम अलग देश मांगना और सरकार के मंत्री का बगल में बुतों की तरह खामोश बैठे रहना। यह सन्नाटा बता रहा है कि जनरल मुनीर की बंदूक और शहबाज शरीफ की सियासत दोनों बलूचिस्तान के मामले में सरेंडर कर चुकी है। यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी पॉलिटिकल बॉम्ब से कम नहीं है। अब सवाल बस यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने का सीन कब बनता है। बात करते हैं तुर्की की संसद में हुए युद्ध की।
खुद को मुस्लिम दुनिया का अगवा बताने वाला, दुनिया में अपने ड्रोन और मिसाइलों का ढिंढोरा पीटने वाला तुर्की अब अपनी संसद में हुए घूंसा कांड की वजह से खबरों में। तुर्की में सांसद रेसलर बन गए और लोकतंत्र का मंच अखाड़ा। राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया और न्याय मंत्री की नियुक्ति इस लड़ाई की वजह बन गई। आखिर तुर्की की संसद में मारपीट कैसे शुरू हुई, फिक्र की रिपोर्ट। ये तुर्की की संसद है। इसी संसद से देश चलता है। यहीं से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आज तुर्की की संसद देखकर लग रहा है कि यहाँ सांसद नहीं बल्कि किसी फाइट गैंग में काम करने वाले लोग हैं। सभी ने सूट और टाई पहन रखी है, लेकिन हरकतें गुंडों की तरह हैं। तुर्की की संसद में करीब 50 से 60 सांसदों में जबरदस्त गहमा गहमी हुई। पहले धक्का मुक्की शुरू हुई। इसके बाद इन सांसदों ने एक दूसरे पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक दूसरे को कपड़ों से खींचकर घसीटने लगे। घूंसों के साथ यहां लातें भी चली। ज्यादातर सांसद दूर से तमाशा देख रहे थे और कुछ सांसद अपने फोन से इसका वीडियो बना रहे थे। कुछ को बीच बचाव करते देखा गया तो कुछ और भड़कते नजर आए। स्थिति जब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाती दिखी तो संसद अध्यक्ष ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस संसद में कानून बनने चाहिए थे वो दंगल का अखाड़ा बन चुका था। अब समझिए कि आखिर ये क्यों हुआ। राष्ट्रपति एर्दोआन ने न्याय मंत्री के पद पर अकीन गुरलेक की नियुक्ति की। विपक्ष ने अकीन गुरलेक को शपथ लेने से रोकने की कोशिश की। विपक्षी सांसद फ्लोर पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। एर्दोआन के सांसद विपक्ष का विरोध करने लगे। दोनों गुटों के सांसदों में नारेबाजी और खींचतान होने लगी। इसके कुछ देर बाद मारपीट शुरू हो गई। अब सवाल है कि आखिर अकीन गुरलेक को लेकर विपक्ष में इतना गुस्सा क्यों है। इसकी वजह भी जान लीजिए। गुरलेक इससे पहले इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। विपक्ष का आरोप है कि यह कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध था। इसीलिए उन्हें न्याय मंत्री के पद पर शपथ से रोका गया। तुर्की की संसद में यह टकराव सिर्फ एक झड़प नहीं बल्कि उस उबलते राजनीतिक माहौल की झलक है जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। और फिक्र में अब जल्दी से आज की 9 बड़ी खबरें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। राहुल के लगाए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी लोकसभा में ही जवाब देंगे। कांग्रेस ने उनसे इस्तीफे की मांग की। जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर पेंगुइन इंडिया की टीम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सुनियोजित तरीके से किताब का अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक सर्कुलेशन हुआ। पेंगुइन इंडिया को स्पेशल सेल ने नोटिस देकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे और पूछताछ के लिए बुलाया था। ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय नाविकों के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उन्हें काउंसलर एक्सेस उपलब्ध करा दिया गया है। हम उन सभी से जाकर मिल पाए हैं। 16 में से 8 को रिहा कर दिया गया है, जबकि 8 लोगों को वापस लाने का प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए भारतीय एम्बेसी वहां की सरकार के संपर्क में। एक देश एक चुनाव बिल पर आज जेपीसी या संयुक्त संसदीय कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। इससे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी असर नहीं पड़ेगा। पूर्व सीजेआई गवई के मुताबिक इससे चुनावी ढांचा और मतदाताओं के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और संसद को ऐसे संशोधन लाने का संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टर राजपाल यादव की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टल गई। वो चेक बाउंस मामले में जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें आपके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। आपने अदालती आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया। राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया कि 2 करोड़ 10 लाख जमानत के रूप में कोर्ट में जमा करने को वो तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह संस्था खरीदारों की मदद करने के बजाय बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। कोर्ट ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वो रेरा की उपयोगिता पर दोबारा विचार करें, क्योंकि ये लोगों को न्याय दिलाने में पूरी तरह निराश कर रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। ये मामला धोनी की तरफ से दायर किए गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस केस से जुड़ी एक सीडी के ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद के लिए धोनी को पैसे जमा कराने के लिए कहा है। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में 4 दिन बाद गिरफ्तार अभियुक्त शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके यानी नियम पालन का भरोसा देने पर शिवम मिश्रा को बेल दी।
गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही वो रिहा हो गया। खबर है कि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इसकी वजह नहीं बता पाई, इसलिए पुलिस की मांग खारिज कर दी गई।